यहाँ तो मेरा घर डैमोनेशन हुआ है, मेरे घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। तो आज नेता कैसे आएंगे फोटो खिंचवाने के लिए? कोई शाबाशी का काम थोड़ी हुआ है जो नेताजी आएंगे, नेता बात करेंगे। आज तो हम बर्बाद होकर रोड पे आ गए हैं। कहने लगा मकान तोड़ने के लिए आए और आपका वो है अनऑथराइज्ड वो है। मैंने अनऑथराइज कैसे है सर ये, जब मेरे इधर भी मकान बने हैं, इधर भी मकान बने हुए, सामने ही मकान बने हुए, पीछे बाउंड्री हो रखी है डीडी की, सामने आपकी एमसीडी की आपकी सड़क भी हो रखी है, तो मेरा ये मकान क्यों अनऑथराइज्ड है? मेरे हस्बैंड ने कल उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाई थी, 41 घर बसाए थे। आज मेरा घर उजाड़ दिया गया है। जो मेरा शोहर, मेरा हस्बैंड कल तक हीरो था ना देश के लिए, देश का नाम रोशन करने वाला था, आज उसका नाम मिट्टी में मिला दिया सरकार ने। जब दरवाजा इस तरीके से लोगों ने तोड़ा जैसे किसी क्रिमिनल का तोड़ते हैं, छेनी से, घन से और तुम्हारा गेती से इस तरीके से तोड़ा गया कि जो ऊपर वाले ने हमें इज्जत दी थी वो हमारी अब तार लोगों ने कर दी। एक दिन मेरे आंखों में आंसू थे उस वहाँ के, जब वे लोग निकले थे, और आज मेरी आंखों में आंसू मुझे यहाँ उन लोगों ने निकाल के बैठा दिया। आपको याद होगा उत्तराखंड में टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को जिन योद्धाओं ने निकाला था, पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने उनको देखा, और 41 मजदूरों की जान बचाने वाले जो मुस्लिम नौजवान थे वहीं आज मैं मौजूद हूं, और उन्हीं के घरों पर जो है बुलडोज़र चला दिया गया है। डीडीए की कार्रवाई जिस तरीके से लगातार मस्जिद पर, मदरसों पर, ख़ास मज़हब के लोगों पर की जा रही है, आज वही कार्रवाई देखने के लिए यहाँ पर मिली है। वकील हसन जो 41 मजदूरों को निकाला था, जिन्होंने अपनी टीम के साथ, कल उनके मकान पर बुलडोज़र चला दिया गया ये कह करके कि ये अवैध है। लेकिन कॉलोनी में और भी मकान है, ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर उन्हीं का मकान अवैध है इस कॉलोनी में, तो सिर्फ उन्हीं के मकान पर क्यों जो है बुलडोज़र चलाया गया। मैं यहीं पर उनके बच्चों से, उनकी मिसिस से और यहाँ तमाम रेड माइनर्स जो लोग थे, जो उनकी टीम के लोग थे, और ख़ुद वकील हसन से जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। वकील साहब, क्या वजह रही जो मकान आपका तोड़ दिया गया? सर वजह तो मैं नहीं जानता वजह क्या रही है। मैं तो न तो मुझे कोई नोटिस दिया गया, ना मुझे कोई बताया गया, ना मुझे आगे में कोई जानकारी दी गई। बगैर बताए मेरे पीछे, और मेरी यहाँ वाइफ, मेरी बच्ची भी, मेरे बीवी भी नहीं थी, मेरी बीवी अपने घर गई हुई थी, तो वो आए और आकर उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया जैसे किसी क्रिमिनल के साथ किया जाता है। उन्होंने पहले बहुत बदतमीजी की बच्चों के साथ में, बच्चों से कहा दरवाज़ा खोलो नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ दें। बच्चे डर गए, वो कहने लगे क्या हुआ, मतलब ये क्या बात है, ये इस तरीके से क्यों व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि पापा ऐसा है। मैं खुद घबरा गया था उस वक्त, मेरे खुद पसीने आ गए। मैंने क्या हो गया, ऐसा कौन आ गया मेरे घर में, ऐसे किसकी हिम्मत हो गई कि कोई ऐसे आके मेरे घर को, मैं आके मेरे बच्चों को ऐसे धमका रहा है। ये बच्चे घर में अकेले थे सर, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे घर में अकेले थे और उन्हें आके डराया गया, धमकाया गया दरवाजे खोलने के लिए। उन्हें बहुत मतलब वो करा गया। लेकिन बच्चों को मैंने बोल दिया, बच्चों आप पता नहीं कौन था, मुझे भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता। मैंने उनसे बोला आप दरवाज़ा मत खोलना जब तक मैं वहाँ आ जाऊँ। मैं बड़े हबड़ दबड़ में जहाँ था वहाँ से आया हूँ, और कैसे ही किस तरीके से मैं जानता हूँ मेरे साथ कुछ घटना भी घट सकती थी जिस तरीके से मैं वहाँ से आया हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा डीडी के कर्मचारी थे, कुछ पुलिस वाले भी थे यहाँ पे। वो कहने लगे भाई दरवाज़ा खुलवा। मैंने क्या बात है, कहने लगा मकान तोड़ने के लिए आए और आपका वो है अनऑथराइज्ड वो है। मैंने अनऑथराइज कैसे है सर ये, जब मेरे इधर भी मकान बने हैं, इधर भी मकान बने हुए, सामने ही मकान बने हुए, पीछे बाउंड्री हो रखी है डीडी की, सामने आपकी एमसीडी की आपकी सड़क भी हो रखी है, तो मेरा ये मकान क्यों अनऑथराइज्ड है। जब मैंने 2-4 क्वेश्चन उनसे किए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वे जब उनके पास जवाब नहीं था, उन्होंने कहा सर ये बदतमीज़ी कर रहा है, इसे आप पुलिस वाले से बोला इन्हें आप लेके थाने जाओ और इन्हें यहाँ से हटाओ। तो मेरे साथ साथ मेरी जो लड़की थी जो 14 साल की है, एक लड़का मेरा 17 साल का है, और मेरा दोस्त मुन्ना, इन सभी को थाने में लेके चले गए हम लोगों यहाँ से। हम लोग यहाँ से हटा दिया। जब दरवाज़ा इस तरीके से इन लोगों ने तोड़ा जैसे किसी क्रिमिनल का तोड़ते हैं, छेनी से, घन से और तुम्हारा गेती से इस तरीके से तोड़ा गया कि जो ऊपर वाले ने हमें इज्जत दी थी वो हमारी अब तार इन लोगों ने कर दी। ठीक है। और मेरी बच्ची के बोर्ड के पेपर भी थे, आज के बोर्ड का पेपर था, वो भी आज उनका छूट गया। उसका जिम्मेदार कौन होगा? इनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी क्या पब्लिक के लिए बनी हुई है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ के इन बच्चों के साथ मतलब मार पिटाई करने के बाद मतलब बदतमीज़ी की उन लोगों के साथ। मेरी जो लड़की है 14 साल की है और लड़का भी 17 साल का, वही माइनर में ही है, उनके साथ मार पिटाई की और फिर उन्हें धक्का मुक्की करके उन्हें भी थाने में पहुँचाया गया। बच्चों को भी? जी, बच्चों के साथ भी ये बिहेव किया गया है। और फिर मेरे पीछे हमें लोगों को 8 बजे तक बैठाया गया, और 8 बजे जब वहाँ बैठ रहे तो उन लोगों ने इस मकान को तोड़ के ज़मींदोज़ कर दिया। जो सारा मकान को बिल्कुल बहुत जल्दी ऐसे काम किया है
ऐसा काम कोई करता नहीं है। और एकदम देखिए 8 बजे तक उन लोगों ने दीवार भी कर दी इसके पास में ऊपर, मतलब तोड़ने के बाद दीवार भी लगा दी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे भी रोड पे बैठा दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप ही हैं जिन्होंने 41 मजदूरों की जान बचाई थी, उसका सिला ये मिला? जी बिल्कुल सर, मैं ही हूँ मैं ही हूँ और मेरी टीम है। मैं ये नहीं कहूँ मैं अकेला हूँ, मेरी टीम है जिन्होंने 41 लोगों को वहाँ से सर रेस्क्यू किया था अपनी जान की परवाह किए बगैर। हमने अपनी जान की परवाह नहीं की थी वहाँ पे। जब हम वहाँ घुसे थे हम लोगों में ऐसा था कि वहाँ हमारे भाई हैं, दूसरे हमारे भाई मजदूर हैं। हमने ना अमीर देखा, वो उन कंपनी के एम्प्लॉय भी थे उसमें, ना हमने मजदूर देखा, ना हमने कोई अमीर देखा, ना कोई गरीब देखा। हम अपनी जान की परवाह किए बगैर, किसी के घर में शादी भी थी उस शादी को छोड़ के गया, किसी कोई अपनी बीवी को बता के नहीं गया, और किसी के घर में हमारे लिए हमारे घर में हमारा बच्चा इतना सा 7 साल का सर, वो प्रेयर कर रहा था। हम वहाँ के जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा था, वो बच्चा 7 साल का, उसे क्या पता है इस चीज़ का, हमारे लिए दुआ कर रहा था। तो हमारी सिचुएशन वहाँ ये थी कि अंदर वाले सेफ थे, लेकिन हम अगर ऊपर वाला हम पे मेहरबान नहीं होता तो हम वहाँ 1 मिनट 1 सेकंड के वो नहीं थे। जिस तरीके से वो पहाड़ बैठा हुआ था 60 मीटर के उसमें, वो वहाँ से भी पहाड़ बैठ सकता था ज़रा सी वो होने पे ही। लेकिन जब ये काम हो गया, सारे हमने इतनी मेहनत से इस काम को किया, तो ये मानिए हमारे साथ ऐसा सलूक हुआ जैसे एक दूध में से मक्खी निकालने वाला। सरकार ने हमें 50-50 हज़ार रुपये से पुरस्कृत किया सभी को, जो अंदर थे उनको 1-1 लाख रुपये दिया गया। अब एक चीज़ देखिए इसमें बैलेंस देखिए किस हिसाब से कहा था, जो अंदर है सेफ सिक्योर उन्हें 1 लाख रुपये दिया गया, जिसने है ना इनका हज़ारों करोड़ का बचत बचा दिया। मतलब ये हमने 28 नवंबर को उनको बाहर निकाल दिया, 27 नवंबर को लगने के बाद में, मतलब 27 घंटे के अंदर। वही जो बड़े बड़े एक्सपर्टीज़ थे उनके, वे बोल रहे थे अब ये 25 दिसंबर तक निकल पाएंगे यहाँ से। मतलब 1 महीना इन्हें हज़ारों करोड़ से भी ऊपर सिस्टम जा रहा था। इन लोगों ने 50,000 रुपये देकर हमें ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये यहाँ पर आए हम, यहाँ आने के बाद हमें सम्मानित किया गया। हमारे माननीय जो सांसद मनोज तिवारी जी वे आए, वे हमसे मिले, उन्होंने हमें बहुत शाबाशियाँ दी, आपने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए। मैंने सर उन्होंने हमें 25,000 रुपये भी दिए थे प्रोत्साहन राशि। हमने मना किया, हमने कहा सर आप मैं ये मत दीजिए, आप एक काम कीजिए, मैं जिस घर में रहता हूँ उस पर डीडे वाले बार बार आते हैं, आप वो हमारा घोंसला वो हमें लौटा दीजिए। हमें और कुछ आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे पैसे नहीं चाहिए, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, राशन कार्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा घर चाहिए जिसमें हम अपने बच्चों के साथ रह जाएं। तो तिवारी जी ने और जो हमारे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, आई थिंक उन्होंने आश्वासन दिया इस तरह से कि हसन आपके मकान को कुछ नहीं होगा, हम हैं और हम खड़े होकर मकान बनवाएंगे और आपके साथ खाना खा के भेजाएंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आया उन्होंने इसका उल्टा कहा था या जो उन्होंने बोला था ये कहा था। अब उन्होंने मुझे बाहर निकाल के बैठा दिया, क्या ये काम उनकी जानकारी के बगैर हो सकता है? मैंने क्या गलत किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा सर। एक दिन मेरे आंखों में आंसू थे उस वहाँ के जब वे लोग निकले थे, और आज मेरी आंखों में आंसू मुझे यहाँ उन लोगों ने निकाल के बैठा दिया। तो उस दिन आतिफ रशीद भी थे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन भी थे जी। क्या वो पहुंचे, उनसे कोई खैर खबर? नहीं सर किसी की भी कोई खैर खबर नहीं है, कोई भी कोई खैर खबर नहीं है। आप लोगों की बात उन तक पहुँचे तो कहें हमसे बात करें, हमें ज़रूरत है उनकी। अब क्या चाह रहे हैं आप, क्या कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर, या क्या कहा जा रहा है जिस तरीके से अब इसमें पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है? सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरी कोई इतनी बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं है। मैं सिर्फ अब भी यही कह रहा हूँ, पहले भी करता हूँ, मुझे सिर्फ मेरा घर दे दीजिए, बाकी मैं अपना खुद करके अपना जो भी करना मैं खुद कर लूँगा। बच्चों को पढ़ाना खुद कर लूँगा, बच्चों की शादी ब्याह भी मैं खुद कर लूँगा मेहनत करके, जैसे भी करना है। लेकिन मुझे सिर्फ घर लौटा दीजिए जो मैंने अपने जीवन जिसका पैसा मेरे पास आज भी बकाया है, आज भी वो पैसा मेरे से नहीं उतरा है, और मेरे कई रिश्तेदारों से मेरी बुराइयाँ भी हो गई हैं। अभी आप उस जो सम्मानित किया गया था आपको, अभी मुश्किल से 4 महीने भी पूरे नहीं हुए। नहीं सर, 28 नवंबर के बाद अभी क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है सर। 2 महीने मुश्किल हुआ है सर, 2 महीने हुआ है पूरा, आज 28 ही है ना, तो इतनी जल्दी बुला दिया गया है इस चीज़? अब बताइए, तो 2 महीने में सर हो गया, बस 3 महीने सोच रहा था। तो 28 से अभी आज 29 है, तो 2 महीने हुआ सर आज। क्या कोई और वजह भी लग रही है कि सिर्फ आप ही के मकान को तोड़ा गया इसको? सर मैं पहले इस चीज़ के बड़ा खिलाफ था और मैं सोचता भी था, लेकिन अब जैसी बातें हो रही है कि उतना बताने के बाद भी उन्होंने जब मेरा नाम वकील हसन सुना, और ये बात सुनने के बाद उन्होंने फिर कुछ भी नहीं सुना। आपने बताया कि मैं रेड माइनर? जी मैंने बताया उनको कि सर मेरा नाम वकील हसन है, मैं वो हूँ जो 41 लोगों को वहाँ से निकाला था। तो उन्होंने वकील हसन सुना, बट ये नहीं सुना उन लोगों ने कि मैंने 41 लोगों को वहाँ से निकाला था, और कम से कम इस चीज़ को शर्म कीजिए। तो उन्होंने तो ये कसम खा के आए थे कि हम इसे तोड़ के जाएंगे यहाँ से।
आपके उस काम की जो सराहना है प्रधानमंत्री ने भी की थी, आज आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री से या उन तमाम लोगों से जो आपकी हौसला अफजाई कर रहे थे उस वक्त? मैं कहना चाहता हूँ सर, इतना भी इंसान को वो नहीं होना चाहिए सेल्फिश कि आपको जनप्रतिनिधि चुना गया जनता के लिए, ना कि सिर्फ उद्घाटन के लिए, आपसी क्लेश के लिए। आप सिर्फ कभी तो सेलिब्रेशन करते हैं, कभी आप कहीं हार जाते तो उसका अंकन करते हैं, और बेचारी जनता आपसे सिर्फ मिलने के लिए तरसती रहती है, वो मिल ही नहीं पाती है। तो आपको अगर जनप्रतिनिधि बनाया गया तो हम जैसे गरीब लोगों से भी सर हमारा जो परेशानी है उसको भी प्लीज़ थोड़ा हल करने की कोशिश कीजिए आप। आपके ही पति ने जो है 41 मजदूरों की जान बचाई थी अपनी टीम के साथ, और आप ही के मकान को अब तोड़ दिया गया, क्या कहना चाहते हैं इसमें? मेरा नाम शबाना हसन है, मैं वकील हसन की बीवी हूँ, रेड माइनर्स की बीवी हूँ मैं। मेरे हस्बैंड ने कल उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाई थी, 41 घर बसाए थे। आज मेरा घर उजाड़ दिया गया है। जो मेरा शोहर, मेरा हस्बैंड कल तक हीरो था ना देश के लिए, देश का नाम रोशन करने वाला था, आज उसका नाम मिट्टी में मिला दिया सरकार ने। हमारा जो घर था उसे तोड़ के मेरे हस्बैंड को हीरो से जीरो पे बना ला दिया है। यहाँ मकान तो और भी हैं, फिर आप ही के मकान को क्यों तोड़ दिया गया है? यही मेरी बात समझ में नहीं आती। हम भी बार बार डीडीए वालों से यही सवाल करते हैं, आप मेरा ही मकान तोड़ने के लिए क्यों आते हो? तो वो तो हमसे ये कहते हैं ये ज़मीन अनऑथराइज है। ये मेरे बराबर वाला जो प्लॉट है जिसमें हार्डवेयर की दुकान है, ये और मेरा प्लॉट 160 गज का प्लॉट था। 2 प्लॉट थे, एक ही प्लॉट था ये। एक प्लॉट में से 2 प्लॉट कटे थे 80-80 गज के, एक मेरा एक जैन का। तो वो अथोराइज कैसे है और मेरा अनऑथराइज कैसे है? क्या मुझे सरकार समझा सकती है या डीडीए समझा सकता है? तो कल से रोड पर हैं आप? जी। कोई नेता या कोई मंत्री, कोई छोटा बड़ा कोई पहुंचा किसी भी पार्टी से कोई यहाँ? अरे भाई, नेताजी तब आते हैं जब कोई नाम रोशन करता है, जब कोई बहुत बड़ा काम करके आता है। यहाँ तो मेरा घर डैमोनेशन हुआ है, मेरे घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। तो आज नेता कैसे आएंगे फोटो खिंचवाने के लिए? कोई शाबाशी का काम थोड़ी हुआ है जो नेताजी आएंगे, नेता बात करेंगे। आज तो हम बर्बाद होकर रोड पे आ गए हैं, तो अब हम उनके लेवल के थोड़े रहे। जब बड़ा काम किया था वो हीरो थे, तो हम उनके लेवल के थे। वो हमारे साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे, मेरे हस्बैंड के गले में माला डाल रहे थे, नोटों की भी और फूलों की भी, चादरें डाल रहे थे जैसे नेताओं के गले में डलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ा काम करके आए थे, देश का नाम रोशन करके आए थे। आज वो मिट्टी में मिल गए हैं। तो उनकी उसका ये सिला दिया है। सरकार यही तो करती है, जो अच्छा करती है ईमानदार को हमेशा बर्बाद करती है, और जो बेईमान होते हैं ना, जो गले काटते हैं लोगों के, उन्हें ही आबाद करती है। ये दोगली सरकार है, झूठी सरकार है। बेटी का पेपर भी था, मेरी बेटी का इसका साइंस का पेपर था, बोर्ड का पेपर था। कल का मेरी बेटी का पेपर छूटा है, आज का छूटा है। मेरी बेटी का जो स्कूल से जॉइंट फोन था, वो फोन भी मेरी लड़की का वहीं टूट गया। उन्होंने आधा सामान तो हमें निकालने भी नहीं दिया। मैं तो घर पे थी भी नहीं, मोदी नगर गई हुई थी। सामान निकालने तक भी मोहलत नहीं। आधा सामान मुश्किल से निकला है, आधा सामान। मेरा सारा पार्लर का सेटअप था, वो सारा सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरा डबल बेड था, बहुत सारा सामान था, सब अंदर नष्ट हो गया। और तो और जो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड वगैरह थे ना, वो भी मिट्टी में मिला दिया उन्होंने। पता है वो क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी जी? वो कह रहे हैं हमें आवास योजना पे मकान दिलवाएंगे। क्या होती है आवास योजना? जो घर से बेघर होते हैं, जिनका कुछ भी नहीं होता, वो बेचारे, या उनको ज़मीन होती है, कच्ची ढूंढरी ज़मीन पड़ी होती है, वो फॉर्म भरते हैं 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का। 50,000 रुपये दिलवाने वाला बीच में बिचौलिया खाता है, और 2 लाख रुपए हम जैसे बंदों को मिलते हैं। और क्या बनता है 2 लाख रुपए में? 2 कमरे। और मेरा 1 करोड़ रुपए का मकान मुझे वो आवास योजना पे टहला रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है मुझे ये शर्त माननी चाहिए? बताइए आप मुझे। मैं ये शर्त नहीं मानूंगी। मुझे मेरा मकान जैसा था, मुझे सिर्फ मेरा मकान चाहिए, साथ इज्जत के, और कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाह रही हूँ? प्रधानमंत्री जी से मैं यही कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी आप हाथ जोड़ते हैं, आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, प्लीज आप मेरा भी विकास कर दीजिए, क्योंकि आपने मेरा नाश कर दिया। कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से चुनावी माहौल है, 2024 का इलेक्शन है, इस पूरे मामले को भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ख़ास मज़हब को ही लगातार क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार चलाई जा रही है। अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। वकील हसन को मकान मिलेगा, यहाँ मिलेगा, या कहाँ दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।